तो आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी बिशन की दिलेरी। तो आइए सुनते हैं। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इस रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म हाउस से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के से काम शुरू हो जाता है। बिशन पगडंडी से अभी सड़क पर आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं दिखाई दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहां खड़ा था वही चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली की चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतरे मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए और बाकी को वहीं छोड़ दिया। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों को गोलियां चला रहे हैं। इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि शिकारियों को सबक सिखाना जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास ससराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटने के बल बैठ गया और उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हो तीतर छिटक खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने अपना स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों में तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिपकर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ दूर ही चला था कि पीछे से भारी सी आवाजें आईं। लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन रुका नहीं, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? वह आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन ने कटीली तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया।
तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाजें सुनाई दी। वो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिख जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों के आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसने हाथ पैर पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसकी माँ उसे बहुत डांट खानी पड़ेगी, पर किशन को इस बात का संतोष था कि वह अब उस तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसी पहाड़ी के कोने कोने में फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन कोने से घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े ही पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने में लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी दड़बड़े में ही थी और गुलाबचंद सामने के बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अलेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया था कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की छलावा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की छलावदार छत थी, इसलिए वह चिकनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इस तरफ ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब अलेशियन का कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह माना नहीं। पिछले दोनों पांव में खट से खड़े होकर उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों ने गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। और तुम हर साल तीतर को इसी तरह तुम उनका शिकार करते हो? कर्नल ने गुस्से से कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी एक लड़का हमारे शिकार में तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ही ढूंढने रहे हैं। अच्छा, तुम इतने सारे तीतर मारते हो, उनका करते क्या हो?
कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है, खाते हैं साहब, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोले, कैसे हो तुम? हर साल आकर इसे तीतर को मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तो ढेरों तीतर मरे हुए मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बातें सुनकर दोनों घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पंछियों को मारने और उनसे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों वहां से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देखा सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने के लिए वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से सीढ़ पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बाबूजी बाबूजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बेसन की आवाजें सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तो ही था। क्या करता भाऊजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो ये मर जाता। अब तो इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बेशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा और उसका एक पंख टूट गया था, पर शायद ही वह अब उड़ पाता। जाओ जल्दी दवाई का बक्सा लेकर आओ। बेशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी। पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बेसन से कहा, बेशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बेशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बेशन के पीछे पीछे घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बेशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बेशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकालना शुरू किया, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाकर मारकर हंसने लगे। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बेशन भी हंसता हुआ हिरण की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग गया। तो ये थी कहानी प्रतिभा नाथ द्वारा रचित बेशन की दिलेरी। धन्यवाद।